दोस्तों नमस्कार। आज 13 अप्रैल है और इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ और न्यूज़पेपर से हमने इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स को लिया है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूज़ है उसमें आपने देखा होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और इसमें इंडियन सिटीजन से ये कहा गया है कि इजराइल और ईरान के ट्रैवल करने से वो बचें। और इसके बैकग्राउंड में ये बात है कि अभी आपने देखा होगा कि जो कैपिटल सिटी है सीरिया की दमिश्क, वहाँ पे इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के द्वारा एक एयर स्ट्राइक किया गया था और उसमें जो ईरान की एम्बेसी है उसमें जो ईरान के कमांडर मारे गए और 13 और लोग मारे गए थे। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ईरान इसका बहुत बड़ा बड़े स्केल पे इसका बदला लेने वाला है और इसीलिए इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की है। और इसी तरह की और ट्रैवल एडवाइजरी जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने सिटीजन्स के लिए जारी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक न्यूज़ आपने देखा होगा, अभी एम्स ने एक स्टडी लॉन्च की है जिसमें कि जो एचपीवी किट्स हैं उसकी एक्यूरेसी के लिए वो स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली बार ऐसा होगा कि जो इंडिया में बनी हुई टेस्टिंग किट्स है उसको हम लोग ट्रायल पर लेने जा रहे हैं। और इस जो पूरा जो ये प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है एम्स के द्वारा और इसमें जो फ्रांस से सैंपल लाए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो सपोर्ट है इस पूरे ट्रायल को करने के लिए जो डीबीटी है उसकी तरफ से इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो अगर एचपीवी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इसके अगर इससे डिजीज़ को देखें तो ये जनरली होता है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, और जिसको हिंदी में आप कहें तो ये महिलाओं में होती है और वो उसको कहा जाता है हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा। और ये वायरस है एक तरह का इन्फेक्शस डिजीज है और जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैलता है और अगर लगातार इन्फेक्शन होता रहता है तो वही फिर आगे चल के सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, और आपको ध्यान होगा कि जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो इंटरिम बजट पेश कर रही थी उन्होंने इसमें ये कहा था कि एक हम मिशन मोड में एक स्कीम लॉन्च करेंगे जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए 9 और से लेकर 14 साल की बच्चियों को ये सर्वाइकल कैंसर से जो बचाने वाली जो वैक्सीन है उसको लगाने के लिए हम लोग मोटिवेट करेंगे। और भारत में इसके लिए जो वैक्सीन डेवलप किया गया है उसका नाम है क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, और इस वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि अगर इसको छोटे बच्चों और लड़कियों को लगा दिया जाए तो 30 साल की उम्र तक वो इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं इस आर्टिकल पे। और इस आर्टिकल में जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने कहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस के जितने भी इमिशन होते हैं उसमें से जो उसका 5th पोर्शन है वो केवल एक ही सोर्स से आता है और वो है कोल। ठीक है, और इसमें कहा गया कि अगर हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने के लिए और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस के लिए अगर हम सही में सीरियस हैं तो हमको इसके बारे में कदम उठाने की ज़रूरत है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो चाइना और इंडिया हैं उनके यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे जो ज़्यादा पावर जनरेशन वाले जो वो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे अभी भी कोल बेस्ड यूज़ हो रहा है।
ठीक है। और अभी एक रिपोर्ट आई है जो यूएस बेस्ड थिंक टैंक है ग्लोबल एनर्जी, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे पावर प्लांट ऐसे देखे गए इन दोनों कंट्रीज में खास करके जहाँ की कोल बेस्ड रिसोर्स का यूज हो रहा है। और उन्होंने एक डेटा दिया है, ये कहा है कि जो दुनिया के अभी हाल में जो खोले गए हैं पावर प्लांट जो स्टार्ट किए गए हैं, उसमें जो नए पावर प्लांट हैं तो उसमें 2/3 चाइना में ही है जो कि कोल बेस्ड रिसोर्स को अभी यूज़ कर रहा है, ठीक है। और उसमें ये कहा गया है कि अगर हम जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट को अगर हम सही में लागू करना चाहते हैं, जिसमें कि वर्ल्ड के जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम लोग घटाने की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम आज के करंट स्टेटस की बात करें तो जो हमारा 2040 का जो टारगेट है उसमें हम ये कहेंगे कि अगले 17 साल में हमें 126 गीगावाट कोल पावर प्लांट्स को आपको फेज़ आउट करना है, ठीक है। ये हमारा पेरिस क्लाइमेट पैक्ट के हिसाब से ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक, फेज आउट करने का जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। लेकिन अगर इसको हकीकत में देखें तो हम इसके 1/6 भी अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और केवल चाइना की बात करें तो चाइना ने 30 गीगावाट का टारगेट रखा है 2025 तक का, लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करें तो उन्होंने केवल 4 गीगावाट फेज आउट किया है, ठीक है। तो अगर इस तरह से चलता रहा तो ये जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट का जो टारगेट है उसको अचीव करने से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये केवल चाइना और इंडिया की बात नहीं है, यूएस के बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस ने भी अपने जो एक प्लान था और जो उनका टारगेट था उससे बहुत पीछे वो रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने एक तरह से सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जितने भी इस तरह के पावर प्लांट हैं उसमें अगर हम ऐसा कोई सिस्टम लगा दें जिससे कि जो कार्बन जो एमिशन हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले उसको कैप्चर कर लिया जाए और उसको किसी तरह से हम लोग फेज आउट कर लें, तो ये सिस्टम लगाने की बात वो कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और बात रखी गई है इस आर्टिकल के माध्यम से। इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंटल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, उसको आपको काम करना होगा, उसको फंक्शनल होना होगा, तब जाके हम इसमें जो हमारा जो गोल्स हैं, डिफरेंट गोल्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसको हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आर्टिकल है और ऐसे अभी बहुत सारे आर्टिकल आपको आगे 1-2 दिनों में 4 दिन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी एक न्यूज़पेपर है, यूएस का न्यूज़पेपर था जिसका नाम था न्यूज़ वीक, उसमें अपने प्रधानमंत्री साहब ने इंटरव्यू दिया था और इंडिया चाइना के जो इश्यूज़ हैं उस पर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की थी। तो अभी अचानक से ये चर्चा में आ गया, इंडिया चाइना जो डिस्प्यूट है बहुत जगह पे है, फ्लैश पॉइंट्स हैं, उसकी बात की है उन्होंने, और इसको कैसे रिजॉल्व करने की तरफ हम बढ़ें उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो इस तरह के आर्टिकल्स भी आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या क्या एडवांसमेंट है, थोड़ी इसको हिस्ट्री कैसे इसके देखनी है, उसके बाद जो इंडिया चाइना जो रिलेशनशिप है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको आपको देखना होगा, ठीक है। और जैसे मोदी साहब का इंटरव्यू है उसके बाद हमने देखा कि चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इसके बारे में टिप्पणी दी और बड़ा सकारात्मक अभी एक तरह से टर्न ये रिलेशनशिप ले रहा है, ठीक है। और मोदी साहब का कहना है कि जो हमारी सीमाओं पर जो लंबे समय से जो एक तरह से फ्लैश पॉइंट है या जो तनातनी चल रही है उसको हमें तुरंत सुलझाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको ध्यान होगा कि 2020 में जो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच की वो एकदम से पटरी से उतर गई है, ठीक है। चलिए, और अभी आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट हुई है इधर इस रीजन में, उसमें आपने देखा होगा कि जो कुछ हायर डिप्लोमेट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने चाइना का टूर किया था। उसके बाद शी जिनपिंग फ्रांस की जर्नी पे जाने वाले हैं, ठीक। तो इस तरह से जो एडवांसमेंट हुई है उसी के बीच में ये भारत ने भी अपना एक तरह से जो ये चेकबोर्ड चलते रहता है ना, पावर गेम,
तो उसमें से भारत ने भी अपने तरफ से एक स्टेप लिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि म्यांमार में भी एक तरह से गृह युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है, और वहाँ पे जो वहाँ की डिफेंस फोर्स, वो जो रिबेल ग्रुप हैं उनसे लड़ने के दौरान रिबेल ग्रुप की तरफ से ये कहा गया कि एक सिटी है म्यांवादी, जिसको कि उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब वहाँ के रहने वाले लोगों को लग रहा है कि इसके जो रिटेलिएशन जो बढ़ेगा तो उससे दिक्कत आएगी। और आपने देखा होगा कि म्यांमार से जो लगा हुआ बॉर्डर है वहाँ भी बहुत इन्फ्लक्स बढ़ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये न्यूज़ है, और इसमें आपने देखा होगा कि जो भारत सरकार है उन्होंने एक अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। वो बनाया है हॉर्टिकल्चर में जो किसान हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो किसान उगाते हैं उनको सब्सिडीज ट्रांसफ़र करने का एक मैकेनिज़्म नया इन्होंने डेवलप किया है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो भी सब्सिडीज इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए दी जाती है उसके थ्रू ये अब प्रोवाइड की जाएगी। और इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है CDP सुरक्षा। और अगर सुरक्षा का फुल फॉर्म देखेंगे तो वो होगा सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ठीक है, और ये ई-रूपी वाउचर के थ्रू इसको किया जाएगा। और ई-रूपी वाउचर कौन इशू करते हैं? वो इशू करते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ई-रूपी वाउचर की बात करें तो ये एक कैशलेस नो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म है, और इसमें बेनिफिशियरीज को ये शेयर किया जा सकता है। और अगर उसको यूज़ करने की बात करें तो SMS और QR कोड के थ्रू उसको यूज़ किया जाता है। और अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये एक तरह से बागवानी या उद्यान विज्ञान है। इसमें जो है इसमें फल फूल सब्जी और जो मेडिसिनल मतलब जो औषधि वाली फसलें हैं उनको उगाया जाता है। ठीक है, उसके लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार लेकर आई है जिसका नाम है CDP सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, चर्चा में रह रहा है वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स जैसा नाम से ही स्पष्ट है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो वाटर वेपर है वो बिल्कुल सर्कुलर शेप में बाहर निकल रहे हैं। और जो अभी लार्जेस्ट वोल्केनो जो यूरोप का है माउंट एटना, उसमें से देखा गया है कि जो कि सबसे एक तरह से एक्टिव और आइकॉनिक वोल्केनोज हैं, उसमें से ये जो निकल रहा है वाटर वेपर जो निकल रहा है वो बिल्कुल सर्कुलर रिंग के शेप में निकल रहा है। और माउंट एटना की बात करें तो वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, जो कि सिसिली के तटीय भाग में स्थित है। और ये जो रिंग्स हैं ये साइंटिस्टों ने कहा है कि जो स्मोक जो निकल रहे हैं वोल्केनो से वो बिल्कुल सर्कुलर शेप में निकल रहे हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स। ठीक है, इसकी बात करें अगर तो जनरली इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? वो होती है वाटर वेपर की। ठीक है, और एक साइंटिस्ट है उन्होंने कहा है कि जो वोल्केनिक स्मोक रिंग्स हैं, जो वोर्टेक्स रिंग्स हैं, उसके बनने का और रिलीज़ होने का जो प्रोसीजर है वो सेम है जैसे कि डॉल्फिन्स जो ब्लो बबल रिंग्स को ब्लो करती हैं उसी तरह का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल है, अभी स्विट्ज़रलैंड की तरफ से आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट किया गया है कि वो एक पीस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जून 15 और 16 को। ठीक है, G7 समिट जो इटली में होगा उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और उसमें जो बातें होंगी वो जो रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद जो कंडीशंस अराइज हो गई हैं उसको कैसे टैकल किया जाएगा, उसके लिए उसमें हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ बैठेंगी और उस पर बात करेंगे। और स्विट्ज़रलैंड की तरफ से बहुत सारे देश को इनविटेशन दिया गया है, हमारे कंट्री को भी मिला है इनविटेशन। और इसमें इन्होंने
उम्मीद जताई है कि लगभग 120 कंट्रीज होंगी जिसके कि हेड ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैरी कॉम है, उन्होंने सेफ डे मिशन जो कि उनको बनाया गया था पेरिस ओलंपिक्स के लिए, भारत के अभियान का प्रमुख सेफ डे मिशन जिसको कहते हैं वो बनाया गया था। तो उन्होंने अभी जो हमारी ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उसको उन्होंने लेटर लिख के कहा है कि मैं अपने पर्सनल रीजन से इस पोस्ट को छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो अब जो सेफ डे मिशन के रोल पे जो मैरी कॉम थी वो अब उनसे अलग हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये आर्टिकल आया है आज के हिंदू में, उसको हम लोग देखते हैं। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो आईआईएससी बेंगलोर है उसके जो रिसर्चर हैं, उन्होंने एक हाइड्रोजेल की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है उनके थ्रू, जो कि माइक्रोप्लास्टिक्स का जो इशू आ रहा है ना अभी, हेल्थ इशू, उससे ये टैकल करने में समर्थ होगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो पहले जान लिए माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है। जो हमारा जो वेस्ट डिस्चार्ज हम करते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो वो उसमें प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल्स, वो उसमें सोर्स में, वाटर सोर्स में घुल जाते हैं। अब वो किसी थ्रू से हमारे बॉडी में भी आते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बॉडी में भी जाते हैं। और प्लास्टिक हैजार्डस है हमारे हेल्थ के लिए, तो वो हेल्थ रिस्क जो इशू आ रही है उसको टैकल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या बात करें, इसमें ये टेक्निक है, इसका अगर सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने एक ऐसा वो बनाया है, इंटरवेंट पॉलीमर नेटवर्क बनाया है, जो कि जो वो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उनसे वो बाइंड करेंगे और यूवी लाइट के प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट जो है वो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन को यूज़ करने की सोच रहे थे, लेकिन देखा उन्होंने कि मेम्ब्रेन में क्लॉग्ड आ जा रहा है, मतलब जो टाइनी पार्टिकल्स है उसमें जाके फंस जा रहे हैं और वो फिर प्रोसेस आगे नहीं सक्सेसफुली मूव कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, अब ये 3D हाइड्रोजेल्स बना रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, सीधा इसका सीधा समझिए, इसमें ये किया गया है कि जो डिफरेंट पॉलीमर लेयर्स का इन्होंने एक वो बनाया है हाइड्रोजेल। ठीक है, और जो मैट्रिक्स बनाया गया है उसको क्या करते हैं, नैनो क्लस्टर्स के साथ इन्फ्यूज़ कर देते हैं। और नैनो क्लस्टर्स में आपको कैटलिस्ट होता है और वो कैटलिस्ट क्या करता है, यूवी लाइट्स को एक्साइट करता है और वो यूवी लाइट फिर आके इस माइक्रोप्लास्टिक्स को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, यही इसका एक तरह से फंक्शनिंग है। अगला आर्टिकल देखेंगे हम अभी, जो अभी हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें ट्रैवल एडवाइजरी की बात हुई थी ईरान और इजराइल के लिए, उसी का एक्सटेंशन है ये हिंदुस्तान के एडिटोरियल में। और इसमें ये कहा गया है कि अब चूँकि ईरान जब कह रहा है कि बदला लेगा, और जो प्रेसिडेंट है यूएस के बाइडेन, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है कि बहुत बड़े स्केल पे ईरान अटैक करने वाला है इजराइल पे। ठीक है, और इसको कैसे मतलब कंटेन किया जाए, इसको कैसे रोकने की बात हो, तो उसके लिए अमेरिका अपने लेवल पे एफर्ट्स दे रहा है। और जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उन्होंने टर्की, चाइना और सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत करी है, क्योंकि अमेरिका सीधा सीधा ईरान को कुछ समझाने के पोजीशन में नहीं है और न ही इजराइल अमेरिका की अभी बात मानता हुआ दिख रहा है। तो इनको लग रहा है कि अब ये अगर तनाव बढ़ता है तो सीधे सीधे सारे कंट्रीज़ जो हैं उनके इंटरेस्ट आपस में टकरा सकते हैं। तो यही बात रखी गई है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ भी हिंदुस्तान का लिया गया है। इसमें जो खगोलविद हैं उनको सौरमंडल के बाहर एक नया ग्रह मिला है और इसके अगर शेप और साइज की बात करें तो वो जो हमारा सबसे बड़ा जो ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति, उसके बराबर है। और साइंटिस्ट ने इनका नाम रखा है TOI 4862b।
ठीक है। और अगर इसको बात करें ये अपने पृथ्वी से कितना दूर है, तो 762 प्रकाश वर्ष ये अपनी कंट्री से, मतलब इंडिया, सॉरी, अपने अर्थ से दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैनिक जागरण में है चुनाव सुधार को लेकर। ठीक है, और ये अभी काफ़ी आपने देखा होगा कि जब से घोषणा हुई है इलेक्शंस की, तब से ये डिबेट में चल रहा है। तो इसमें बहुत सारी बातें रखी गई हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है, और हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा हमारे लिए। ठीक है, इसमें ये बात रखी गई है कि जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, तो उसके हिसाब से जो हमारे इलेक्शंस हैं उसको अपडेटेड होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें बीच बीच में सुनने को मिलती है जिसमें कि हम पीछे हटने की बात करते हैं। पीछे हटने की बात का कहने का मतलब ये है कि अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि हम ईवीएम को ही हटा देंगे, जबकि सुधार की जो प्रक्रिया थी उसके बहुत सारे डिबेट के बाद ईवीएम की सिस्टम हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर हम फिर से कह रहे हैं कि हम बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे, तो ये एक तरह से पीछे लौटने की बात हुई है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि बेहतर जो आनुपातिक, मतलब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में हमको आगे कैसे उसको ठीक किया जाए। जो वायलेंस होती है, चुनावी हिंसा, धांधली और इस तरह की जो बातें हैं, काला धन, इन सब को हमको कैसे टैकल करने की आगे की सोचने की बात हो रही है। तो वहाँ पे हम ऐसे पीछे मुड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम मशीन से करवाने लगे थे चुनाव, जो ईवीएम हम इंट्रोड्यूस किया हमने, तो ये हमने देखा था कि जो बैलेट पेपर से जो इलेक्शंस होते हैं उससे बहुत दिक्कत आ रही थी, तब हम इसको लेकर आए थे। ठीक है, तो इसी पूरी तरीके से चुनावी सुधार पे ही इन्होंने ये आर्टिकल इसमें रखा है। इसमें कह रहे हैं कि एक लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में संथानम के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और जिसमें जो सुधार, उन्होंने चुनावी सुधार के लिए एक सुझाव दिया था, जिसमें कहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जिस भी सोर्स से चंदा मिला है और जो वो खर्च करते हैं इलेक्शन के में और या अपने पार्टी फंक्शनिंग में, उसका पूरा हिसाब रखेंगे वो, और ऑडिट उसका करवाएंगे और उसका हर साल रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो अब जो अभी आपने देखा होगा इलेक्टर बॉन्ड भी अभी चर्चा में रहा है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से असंवैधानिक घोषित करके उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसके बैकग्राउंड में भी इसकी रिपोर्ट, संथानम की रिपोर्ट की काफ़ी अभी भी प्रासंगिकता बनी हुई है। ठीक है, और चुनाव प्रचार में अगर आप देखेंगे खर्च, तो विधानसभा के लिए लगभग 20 करोड़ और संसदीय चुनाव के लिए लगभग 50 करोड़ तक पहुंच जाता है। और अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने 40 लाख किया है विधानसभा के लिए, और लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख किया है। और ये सभी जानते हैं, चुनाव आयोग भी जानता है कि खर्च इससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये बातें बताई गई हैं कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहें तो इसको जो हमारे चुनाव आयोग की तरफ से जो एक तरह से निर्धारित राशि है चुनाव को, उसको बढ़ा के जो रियल जितना खर्च वो करते हैं उसके हिसाब से ले आएँ और अपना, अगर तो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है, ना अपना खर्चे का हिसाब देना चाहती है और न ही वो जो चंदा कहाँ से मिल रहा है उसकी बात करना चाहती है। इंदिरा गांधी के टाइम में भी ये काफ़ी इशूज़ था, और कहते हैं कि बहुत सारी अलग अलग तरह की थ्योरीज भी थी, जिसमें कि कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक जांच करवाई थी, और उसमें पता चला था कि कुछ जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ तक कि यूएसएसआर से भी अपने चंदे लिए थे। तो ठीक है, और उसी समय में एक संस्था का नाम इन्होंने बताया है, लोकतांत्रिक सुधार संघ एक संस्था है, उन्होंने पहली बार इसका चुनावी बॉन्ड का इन्होंने एक तरह से कॉन्सेप्ट रखा था, और बहुत दिन तक उस पर डिबेट चलता रहा, और 2017 में उसका एक मॉडल कानून सरकार लेकर आई। लेकिन जैसे कानून का मसौदा पब्लिक हुआ तो यही संस्था जो चुनावी बॉन्ड को लेकर आई थी, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। और विरोध किस लिए किया कि जो उसके 4 क्लाउज थे वो क्लाउज बहुत ज़्यादा डिबेटेबल थे। उसमें एक रखा गया है कि बताया गया कि जो बॉन्ड खरीदेंगे उनका नाम इसमें गोपनीय रखा जाएगा, कितनी सीमा है देने की, दान देने की, उसको हटा दी गई। ठीक है, कंपनी जो है अपना ट्रस्ट बनाएगी और बॉन्ड खरीद सकती है। और चौथा क्लाउज ये था कि बॉन्ड पर नाम नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये 4 क्लाउज जो थे, इसको लेकर जो संस्था चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करती थी, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
और कमाल की बात देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया है तो इन्हीं 4 क्लॉजेज पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक भी ठहराया है। ठीक। और आप मज़ेदार बात ये देखिए कि इसमें यह कहा गया कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा, तो भी सारे चंदे की जब आप SBI ने उसको पब्लिक किया रिपोर्ट, तो पता चला कि 16,500 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। लेकिन अगर आप चुनाव में खर्च की बात देखेंगे तो वो लगभग 1 लाख करोड़ के हिसाब से हुआ था और चंदा मात्र 16,500 करोड़ रुपया हुआ है। तो ये जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है और इससे ये पता चल रहा है कि चुनावी चंदे, जो चुनावी बॉन्ड की जो स्कीम आई, वो भी कुछ इसको सही से टैकल नहीं कर पाई। ठीक है। और इसमें कहते हैं कि जो चंदा देते हैं उनको तो टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है। और पार्टी कोई ऐसी नहीं है जो ईमानदारी से अपना रिटर्न भरने में आगे बढ़ती है। चलिए, और इसमें एक बात कही है कि सरकारी कोष बना के, और उसको अब इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, तो कहा जा रहा है कि वो भी एक तरह से व्यवहारिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि फिर उसमें भी जब पैसा का बंटवारा होगा तो उसमें भी फिर विवाद बढ़ने के आसार हैं। और इसका अंत जो है आर्टिकल का, उन्होंने बड़े अच्छे कोटेशन के साथ किया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। लिखा है उन्होंने कि लोकतंत्र वह साधन है जो सुनिश्चित करता है कि हमें उससे बेहतर शासक न मिले जिसके हम लायक हैं। ठीक है, इसको भी कोट किया जा सकता है। तो चलिए, इससे रिलेटेड जो न्यूज़ेज़ हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसको हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। एक अभी चर्चा में रहा है वीवीपैट। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली गई है पॉलिटिकल, जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से 2 मेन मांगे इनकी रखी गई है। और उसमें ये कहा गया है कि जो वीवीपैट की जो फैसिलिटी है ना, जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि कुछ सिलेक्टेड पोलिंग बूथ पे इसकी फैसिलिटी होती है, लेकिन जो पिटीशन डाला गया है उसमें ये कहा गया है कि सारे बूथ्स पे इसको वीवीपैट को लगाया जाए, और जो इससे जो पर्ची निकलती है, स्लिप जो निकलती है, उसको 100% मैच कराने की बात की जाए। ठीक है, ये इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया और सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रही है। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, आपको ध्यान होगा पहले जब ये स्टार्ट हुआ था वीवीपैट, तो उसमें कहा गया था कि कोई एक मशीन की जो उससे जुड़ा हुआ ईवीएम है, उससे उसकी काउंटिंग और जो वीवीपैट जो स्लिप्स निकल रही है उसको मैच कराया जाएगा। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक का नहीं, आप 5 ऐसे इंस्टांसेस, जैसे कि 5 ऐसे ईवीएम लीजिए और उससे 5 जो जुड़े हुए वीवीपैट मशीन्स हैं उनकी स्लिप को आप मैच कराइए। लेकिन अब पिटीशन डाला गया कि नहीं, 100% इसको मैच कराया जाए, जो काउंटिंग हो रही है ईवीएम से और जो वीवीपैट जो स्लिप निकल रही है उसके। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इससे इलेक्शन का रिजल्ट है वो डिले होगा, है ना। तो अभी हम जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन SY कुरैशी, उन्होंने इसके लिए एक आइडिया बताया है। उन्होंने कहा ठीक है, इससे देरी होगी, लेकिन इसके एक बचने का तरीका ये है कि कोई एक सीट पे जो टॉप के 2 कैंडिडेट्स हैं वो ये कहें कि किसी अपने हिसाब से कोई एक बूथ ऐसा ले लें और वहाँ पे कहें कि यहाँ सारे जो ईवीएम्स हैं और जो वीवीपैट मशीन्स हैं उनकी सारी स्लिप्स को मैच कराया जाए। वो अपनी इच्छा से वो चुन सकेंगे, तो इससे भी थोड़ी विश्वसनीयता इसके बारे में बढ़ेगी। ठीक है। और उन्होंने अपनी तरफ से एक सजेशन दिया गया है, उन्होंने कहा है कि वीवीपैट में ऐसा फैसिलिटी दिया जाए जिससे कि जो वोटर है अपना वोट डालने के बाद जब पूरी तरीके से वो सेटिस्फाई हो जाए तब वो हरा बटन दबाए, तब पर्ची निकले, और अगर उसको कुछ लगे वहाँ पे दिक्कत है तो वहीं पे वो अलार्म का बटन दबा दे और वो फिर से मतदान को वहीं पे रोक के फिर उसको चेक किया जाए। तो ये इन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया है। ठीक है। और बीच बीच में ये बातें भी आती है कि अब जैसे ईडी की कार्रवाई हुई है, जिसमें कि अभी हमारे 2 मुख्यमंत्री, एक तो हेमंत सोरेन झारखंड के और अरविंद केजरीवाल जो कि अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनका कहना है कि ये जो इंस्टांसेस बढ़ रहे हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अपना काम इलेक्शन के टाइम पे उन पे जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन का टाइम आ गया है, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी इसके चुनाव आयोग के अंदर डाल देना चाहिए। इस पे भी बात हो रही है। तो जो अशोक लवासा हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये कहीं से भी सही तरीका नहीं है।
आप चुनाव आयोग को सबसे ऊपर बना दे रहे हैं, तो फिर जो चुनाव आयोग का जो मेन काम है कि जो आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना है, वो कहीं ना कहीं उनका काम एक तरह से बाधित हो जाएगा, आप उसको एकदम सुप्रीम बना देंगे। ठीक है, एक बात। अब एक बात आई है इलेक्शन फंडिंग की, जिसमें बात रखी जाती थी बीच में नेशनल इलेक्शन फंड बनाने का, कि मतलब फंडिंग का सारा सिस्टम ख़त्म करके एक नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जाए और इसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा दिया जाए। तो इसमें जो विशेषज्ञ हैं वो अपना सुझाव ये देते हैं, जैसे एस.वाई. कुरैशी की बात करें, उन्होंने पता इसके लिए कहा, उन्होंने कहा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड दिया जाता है, बनाया जाता है, जैसे नेशनल डिजास्टर फंड बनाया जाता है और लोग उसमें अपने इच्छा से चंदा देते हैं, दान देते हैं, तो उसी तरह का ये नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जाए, इसमें लोग अपना चंदा दें और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि जो लास्ट इलेक्शन में जो वोट शेयर्स हैं, ठीक है, वोट शेयर्स के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें से दिया जाए फंड। और उन्होंने ये कहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में मतलब बहुत सक्सेस है ये फार्मूला, और लगभग 70% यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें ये फार्मूला चल रहा है और वो काफ़ी हद तक सही भी है, अच्छे से फंक्शन भी हो रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी हमारे इलेक्शन मैकेनिज़्म में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल से रिलेटेड, और इसके थ्रू आप जो हमारे यहाँ जो चुनाव सुधार हुए हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं, उस सारी पूरी सीरीज को आप एक इससे ब्रशअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इंडिया चाइना रिलेशन पे बात की, उसी से एक रिलेटेड आर्टिकल है और इसमें से कोटेशंस जो हैं वो आप बिल्कुल एज इट इज इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट ही किया है इन्होंने इस आर्टिकल का, इन द रियल्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस the delicate nurturing of ties between nations often involves a mixture of diplomatic rhetoric, strategic maneuvering and the occasional statement to assuage tensions। इसको आप बिल्कुल अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल भी उसी है, चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में है, और ये कहा जा रहा है कि जब से टेंशन हुआ है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको हल्का करने की बात हो रही है, मतलब इस टेंशन को कैसे ईज आउट किया जाए उसकी बात हो रही है। और इसका एंड भी है, इसमें भी 2 कोटेशन है, आप इसको बिल्कुल एज इट इज यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, चलिए, और आज का आखिरी न्यूज़ है, इसमें ये जो हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं अभी 2-3 दिन से, और इनका नाम गोपी चंद थोटाकुरा। और ये क्यों चर्चा में रहे हैं कि ये टूरिस्ट के तरह पर स्पेस की सैर पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। ठीक है, स्पेस टूरिस्ट होंगे पहले भारतीय। ठीक है, और कंपनी कौन सी है, तो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो कि ले जा रही है लोगों को स्पेस ट्रेवल पे, जिसमें से कि 6 लोगों की टीम होगी और वो स्पेस पे जाएंगे। और अगर ये लॉन्च जो है ब्लू ओरिजिन का सफल रहता है तो गोपी चंद 2nd इंडियन होंगे स्पेस में जाने वाले। और पहले कौन थे, 1984 में जो हम इस चर्चा करते हैं वो विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे। और राकेश शर्मा से जुड़ा हुआ किस्सा भी याद होगा कि इनसे पूछा गया था इंदिरा गांधी ने कि वहाँ से अपना भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो वो पहले दूसरे भारतीय नागरिक होंगे ये गोपी चंद, और देश के पहले सिविल एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे। और पहले जो इंडियंस गए हैं वो कोई भी भारतीय नहीं था राकेश शर्मा के अलावा, जो भी जैसे कल्पना चावला गई, सुनीता विलियम्स गई, राजाचारी, सी.एस. बांदला, ये सारे लोग जो है ना वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। तो भारतीय नागरिक ये दूसरे होंगे राकेश शर्मा के बाद। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।